हेलो, हाँ नमस्ते। चलिए अब हम अंतिम अध्याय अपना कंट्रोल नियंत्रण 14 इसको हम करने वाले, साथ साथ में याद करेंगे और इसको पढ़ते चलेंगे। अभी 14 ऐसे याद करेंगे कि जो 14 साल का हो जाता है बच्चा, वो अपने माता पिता के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो अपने जो 14वें नंबर का अध्याय 14वां अध्याय, उसका नाम क्या है? कंट्रोल। याद रह जाएगा ना? तो अभी वो दो तो आपको एक साथ ही याद करने ही पड़ेंगे। एक अपने को करना पड़ेगा 13वां और एक 14वां। अभी तो 13 में तो आपको अभियोजन बताया था, इसको ए बना दो अभियोजनवाद, और तेरावाद, तेरावाद तो 13 में तेरावाद। और 14 में ऐसे याद करो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दे देंगे। 14 साल का हो जाए तो कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। तो 14 में नियंत्रण है, नियंत्रण, कंट्रोल। फिर याद रखना कंट्रोल करना है क्या? नो, नो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल करने पर कोई सताने लग जाता है। 27 तक है, याद हो गया? तो 309 से 327 तक अध्याय कौन से नंबर का है? 14वें नंबर का है। बात क्या इसमें क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल लिखा हुआ है, नियंत्रण लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो इसको लेते हैं 309 को, न से नो, न से निदेशक। तो हम याद करेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशकों की नियुक्ति और शक्ति। तो सबसे पहले 309 आसानी से कि भाई 9 में क्या है, तो 9 में 9 अधिकारी हैं। 9 में 9 अधिकारी, अधिकारी तो 3 ही लिखे हुए हैं, पर 9 में अधिकारियों के नाम है। क्या क्या लिखा हुआ है? राज्य सरकार किसी अधिकारी को निदेशक स्थानीय निकाय के रूप में कौन करेगा? राज्य सरकार। याद रखना क्या बनाती है राज्य सरकार? निदेशक बना देती है, डायरेक्टर बना देती है। उसका नाम क्या होगा? स्थानीय निकाय के रूप में, चाहे किसी भी पदनाम से हो, नियुक्त कर सकती है। वो चाहे किसी भी पदनाम से हो सकता है कोई दूसरा नाम भी हो, पर उसको डायरेक्टर बना सकती है। तो क्वेश्चन है कि निदेशक कौन बनाएगा? राज्य सरकार। ठीक है। जो ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसे इस अधिनियम या तत्तीन बनाए गए नियम के द्वारा या अधीन प्रत्यार्जित और प्रदत्त की जाए। इस अधिनियम के तहत उसको शक्ति मिलेगी और नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार। ठीक है। नाम क्या होगा? निदेशक स्थानीय निकाय। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दूसरी बात लिखी है, राज्य सरकार इतने अन्य अधिकारियों को भी नियुक्त कर सकेगी जो निदेशक की सहायता के लिए ठीक समझे और वे निदेशक के निर्देश तथा नियंत्रण के अधीन रहेंगे। इसका मतलब एक तो निदेशक बना ही दिया, इसके नीचे और अधिकारी भी राज्य सरकार नियुक्त करेगी जो किसके अंडर में रहेंगे? निदेशक के। अगली बात, इस प्रकार नियुक्त अन्य अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी स्थानीय अधिकारिता रखेंगे जो उन्हें निदेशक के द्वारा सम्मिलित की जाए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात है वो निदेशक की है। 309 में निदेशक, 309, और यहाँ पे बात है निदेशक की। ठीक है, निदेशक। अब ये तो हो गया एक बड़ा अधिकारी जिसका नाम है निदेशक। ठीक है, और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार, चाहे किसी भी पदनाम से हो, राज्य सरकार। थोड़ा ध्यान रखना, इसके अंडर में और आएंगे, इसके अंडर में और आएंगे छोटे छोटे अधिकारी। अब वो परीक्षा में क्या कंफ्यूजन में लाता आपको कि राज्य सरकार इतने अन्य अधिकारियों को नियुक्त कर सके जो निदेशक की सहायता के लिए ठीक समझे, वे निदेशक के निर्देश और नियंत्रण के अधीन रहेंगे। अपने दिमाग में क्या था परीक्षा में? ये जो अन्य अधिकारी है ना, इनकी नियुक्ति करेगा निदेशक नहीं, नियुक्ति तो राज्य सरकार ही करेगी इनकी। बस ये किसके, देखो मैंने अंडर लिखा है, याद रखना ये किसके अंडर में है? ये निदेशक के अंडर में काम कर रहे हैं। ठीक, हाँ, इसके अंडर में, इसके निदेशन में कार्य निर्देश नियंत्रण के अधीन रहेंगे। इस प्रकार नियुक्त अन्य अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे तथा ऐसी स्थानीय अधिकारिता रखेंगे जो उन्हें निदेशक द्वारा सम्निर्दिष्ट की जाए। इस प्रकार नियुक्त अन्य प्राधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर लेंगे जो कौन देगा उनको? वो निदेशक दे देगा, है ना। चलो आगे। अब है 310। 310 में अब ये क्या करेंगे अधिकारी बताओ? ये कोई इनको निरीक्षण का काम करेंगे। तो 9 में तो नियुक्ति कर दी इनकी, और 10 में क्या काम करेंगे? निरीक्षण का काम करेंगे। तो ये कह रहा है राज्य सरकार द्वारा किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होंगी। ये क्या क्या शक्तियां काम कर सकता है? तो ये 10 बहाने नहीं चलेंगे, निरीक्षण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन करना पड़ेगा।
क्या क्या देखो, अब इसको रीडिंग मारते समझ में आ जाएगा। किसी नगर पालिका है उसके नियंत्रण या प्रबंधन के अधीन किसी संस्था के अधिभोग में कि किसी स्थावर संपत्ति या उसके अधीन या उसके निदेश या नियंत्रण के अधीन चल रहे किसी कार्य के स्थल में प्रवेश करेगा, निरीक्षण करेगा, तब परीक्षण या निरीक्षण करा सकता है। तो प्रवेश का पावर है। परीक्षा में ये कोई सवाल इससे नहीं बनेगा, बस इतना याद रखना कि 10 में लिखा हुआ है। अगली बात, किसी नगर पालिका की या किसी समिति की कार्यवाही से किसी उद्धरण या नगर पालिका के कब्जे में या नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या पुस्तक तथा किसी विवरणी या विवरण, लेख, रिपोर्ट जिस किसी नगर पालिका प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना उचित समझे वो अपेक्षा कर लेगा। तो कोई रिकॉर्ड मांग सकता है, रिकॉर्ड की बात है, ऊपर है वो प्रवेश की शक्ति है। अगली बात, किसी नगर पालिका से ऐसे आपत्ति पर जो उसे किसी ऐसी बात के करने के संबंध में जो ऐसी नगर पालिका द्वारा की जाने वाली हो या की जा रही हो विद्यमान प्रतीत हो, या किसी ऐसी जानकारी पर जिसे वो प्रस्तुत करने में समर्थ हो और जो उसे नगर पालिका द्वारा कतिपय बातों से के किए जाने के आवश्यक प्रतीत हो, विचार करने की तथा ऐसी बात को करने से विरत न रहने या उसे न करने के संबंध में कारण बतलाते हुए युक्त समय के भीतर से लिखित उत्तर देने की अपेक्षा कर लेगा। रिटर्न में आंसर की अपेक्षा कर सकता है, रिकॉर्ड की अपेक्षा कर सकता है, किसी भी स्थल आदि पर प्रवेश के बाद निरीक्षण की अपेक्षा रख सकता है। तो अभी 3 बात याद करते हैं, ये हो गया। 310 का देखते हैं। 310 में क्या क्या लिखा हुआ है। 310 में है ये पर्यवेक्षण और निरीक्षण है। ये निरीक्षण या पर्यवेक्षण है ना, ऐसा ये कुछ की शक्ति। अब पहला तो हमने देख लिया कि इसको शॉर्ट में लिखे तो ये परिवेश की शक्ति होगी, परिवेश कर सकता है। दूसरा ये रिकॉर्ड कर की बात कह सकता है, कोई भी रिकॉर्ड। तीसरा तीसरा ये कोई आंसर मांग सकता है, कोई उत्तरादि। अगली बात, नगर पालिका के किसी मामले में राज्य सरकार द्वारा यथानिर्देशित जांच संचालित करने की और सुसंगत अभिलेख को प्रस्तुत करने की मांग करने के साथ ऐसे अभिलेख को कब्जे में लेने की जो राज्य सरकार को उसकी जांच रिपोर्ट साथ प्रस्तुत किया जाना हो, कोई भी रिकॉर्ड हो कब्जे में ले सकता है कि वो कोई जांच कर रहा है और जांच के दौरान उसको कोई भी रिकॉर्ड है जो उसको कब्जे में लेना जरूरी है ताकि उस रिपोर्ट के साथ में संलग्न करे। तो ये हाँ किसको भेजना है, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित जांच संचालित कर रहा हो, जांच के लिए कहा राज्य सरकार ने कि आप जांच करो। ये आया नगर पालिका में, इसको लगा कि यार ये जो 2 फाइल हैं जो जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई हैं इसमें मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो उन फाइलों को अपने कब्जे में ले सकता है। समझ में आ गई बात ही। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कब्जे में लेना, किसी भी रिकॉर्ड आदि को कब्जे में लेना। इधर तो जांच कर रहा था, इधर ये कब्जे में लेने का पावर है इसका। कब्जे में मतलब वो फाइल को अपने पास ले जाएगा। अगली बात, ऐसे अधिकारी को जिसे उपधारा 1 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किया जाए देगी समस्त या कोई भी शक्ति उसके द्वारा अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो उपखंड अधिकारी की रैंक से नीचे का ना हो प्रत्यायोजित की जा सकती है। यहां से एग्जामिनर को सीधी लाइन मिलेगी सवाल बनाने के लिए। धारा 310 के तहत राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है। तहसीलदार रैंक को, एसडीओ रैंक को, कलेक्टर रैंक को, सीईओ रैंक को। तो एसडीएम रैंक है, याद रखना है एसडीओ रैंक को। ठीक है, एक अंतिम बात जिसको हम दूसरे पेन से लिखते हैं वो ये है, ये अपना पावर है प्रत्यायोजित कर सकता है। ये इसके 310 के तहत पावर को प्रत्यायोजित करने का जो शक्ति है, प्रत्यायोजित करने की शक्ति है वो कर सकता है किसको, उपखंड अधिकारी। एसडीओ लिखे तो भी ठीक है, एसडीएम लिखे तो भी ठीक है, उपखंड अधिकारी लिखे तो भी ठीक है। उपखंड अधिकारी, इस उपखंड अधिकारी को देगा ऐसी बात नहीं है, इसकी समकक्ष कोई भी रैंक हो उसको, ठीक है ना, समकक्ष रैंक को। ठीक है ना, यहां से एग्जामिनर सवाल बना सकता है, आप इस पर गड़बड़ नहीं करोगे।
यहाँ पे होगी निरीक्षण पर्यवेक्षण कर लेगा तो कॉमन बात है कि जैसे मुझे कोई एज ए अधिकारी कहीं नगर पालिका में भेजा जाए तो मैं क्या क्या करूंगा, भाई रिकॉर्ड मांग लूंगा, निरीक्षण कर लूंगा, किसी दस्तावेज को कब्जे में ले लूंगा, कोई उनसे अपेक्षा करूंगा कि मुझे रिटर्न में लिख के दो आप। मैं मेरा पावर है वो प्रत्यार्जित भी कर सकता हूं, पर उसकी शर्त क्या होनी चाहिए, उपखंड अधिकारी की रैंक को पावर को ट्रांसफर किया जा सकता। तो 310 हो गया। अब बात करते हैं 311 की। 311 में लिखा हुआ कि अब 310 में तो ओवरऑल निरीक्षण कर लिया, और अब 311 में क्या करेंगे, डबल डंडा आ रहा है, एक एक डंडा आ रहा है, तो नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति होगी, इसके ऑफिस का निरीक्षण। तो देखिए 311 10 में तो 10 रुपए लेके सामान्य निरीक्षण कर लिया। अब और अंदर देखो, इधर इसको क्रम से याद करो, 309, 310 और 311, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। 9 में तो नियुक्ति हो गई है ना, यहाँ नियुक्ति हो गई, फिर ये नियुक्ति होने के बाद में सामान्य निरीक्षण के कार्य किया, फिर ये और आगे बढ़ेगा तो ऑफिस तक चला गया, तो 311 में कार्यालय का निरीक्षण है, वो सामान्य से धारा अभी याद हो जाएगी। तो देखिए नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति, पावर है ये कार्यालय का। राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने तथा ऐसे किसी नगर पालिका के अभिलेख को तलब करने की शक्ति होगी। ये जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉल फॉर, तलब करने का मतलब ये होता है कि किसी चीज को कहते हैं कि कलेक्टर साहब को किसी ने शिकायत करी कि उस तहसीलदार ने गड़बड़ करी है, तहसीलदार कहेगा अपने पास बुलाएगा, तलब करेगा कि मेरे पास आओ तुम, तो उसको तलब करना बोलते हैं। ये कुछ उर्दू शब्दावली यूज होती है दिने में, जैसे रोजनामचा है, जैसे आमद करवाना है, जैसे तलब करना है, जैसे मौका मुआयना करना है, दफा, ये सब कुछ शब्दावली है जो कानून में उर्दू की होती है। तो कुछ भी नहीं याद करना, या इतना ही याद करना, 311 में लिखा कि नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की पावर है, शक्ति है। क्या लिखा हुआ कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी को किसी भी नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने तथा किसी भी नगर पालिका के अभिलेख को तलब करने की क्या होगी, शक्ति होगी। समझ में आ गया, आगे बढ़ते। 12 में 12वां होगा, क्या होगा 12वां, नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। अब 12वां कर देंगे हम, किसका कर देंगे कि ऑफिस में गए तो पता लगा यार नगर पालिका के आदेश तो बहुत खराब है, देखो इसको क्रम से याद कर लेते। यहां तक आपने क्या कर लिया था, 311 तक, 311 तक नगर पालिका कार्यालय की जांच कर ली। अधिकारी गए नगर पालिका के कार्यालय में, उनको लगा यार ये इस कार्यालय में तो जो रिकॉर्ड इन्होंने रख रखा है वो सही नहीं है, तो उसका मतलब 12वें में क्या कर देंगे, उसका 12वां कर देंगे, निलंबित कर देंगे। ठीक है, तो 12वें में 312वें में क्या करना, यहाँ तो कार्यालय का निरीक्षण, कार्यालय निरीक्षण हो गया। ठीक है, अब 12 में आ जाते हैं। अब कार्यालय का निरीक्षण करें तो अभी यहीं पे आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते देखिए, 312, 312 देखिए क्या कहता है। 312 कहता है नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। नगर पालिका के आदेशों का 12वां कर देंगे। आप रटते चलो ना साथ साथ में, बहुत आराम आराम से याद हो जाएंगी चीजें। यदि यहाँ बहुत सारी चीजें राज्य सरकार की आएंगी, क्योंकि असल में 14 की जो धारा वो नियंत्रण की है, कंट्रोल, और नगर पालिकाओं पर कंट्रोल करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। तो मोस्टली यहाँ पे जो सेक्शन सब सेक्शन है उनमें राज्य सरकार का कई जगह रेफरेंस आएगा, संदर्भ आएगा। यदि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त या प्राधिकृत ऐसे किसी अधिकारी की राय में, अब वो अधिकारी आया था कार्यालय में, की राय में नगर पालिका किसी आदेश या संकल्प का निष्पादन या किसी काम का किया जाना जो नगर पालिका द्वारा उसकी ओर से किया जाने वाला हो, किया जा रहा हो, जनता को हानि या क्षोभ पहुंचा रहा हो। नगर पालिका ऐसा कोई काम कर रही है जो जनता को कोई हानि या क्षोभ पहुंचा रहा हो, या पहुंचने की संभावना हो, या उसे शांति भंग हो सकती हो,
तो वह नगर पालिका के हित में अहितकर या विधिकृत है, या वह नगर पालिका के हित में अहितकर या विधि, या तो लोगों के लिए वो खराब हो रहा है या नगर पालिका के खुद के लिए भी अहितकर है, तो वह अपने हस्ताक्षर से लिखित आदेश द्वारा निष्पादक को निलंबित कर सकेगा या उसके काम किए जाने वाले प्रतिष्ठित कर देगा। तो यहां तक एक बात समझ में आई कि जो बारवा करने आएगा अधिकारी वो नगर पालिका के कार्य का जो निष्पादन उसका निलंबित कर देगा। उसके आधार यहाँ पे दो लिखे हुए हैं। पहला ये समझा रहे हैं आपको कि जनता के लिए ये क्या हो, शोभकारी हो, या मैं ये कह सकता हूं कि हानिकारक हो। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये नगर पालिका के लिए खुद के लिए भी अहितकर हो सकता है, एनपी के लिए अहितकर। कई बार छोटा बच्चा आग के पास जाता है तो माँ उसको पकड़ के दूर करती है, क्योंकि बच्चे को समझ में आ नहीं रहा होता है कि वो आग से नुकसान हो जाएगा क्या, ये आग का दरिया है, माँ कहेगी दूर हो जाओ। ठीक है, से नगर पालिका का कोई ऐसा आदेश है, नगर पालिका का कोई ऐसा कार्य है जो जनता के लिए हितकर है या नगर पालिका के लिए खुद के लिए हितकर है, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य सरकार का कोई नियुक्त जो प्राधिकारी होता है, ऊपर पढ़ा है ना प्राधिकारी, वो प्राधिकारी इस आदेश को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, उसका 12वां कर सकता है। क्लियर हो गया क्या? तो 11वें में कोई सवाल आने की संभावना नहीं है छोड़कर मिलान वाले को। 12वें में जो सवाल आएगा, अभी तक ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी आदेश के निष्पादन को रद्द किया जाता है उसका आधार क्या है, जनता के लिए क्षोभकार, हानिकारक, या फिर नगर पालिका के लिए अहितकर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, जब ऐसा कोई अधिकारी इस धारा के अधीन कोई आदेश करता है, इसको ऐसे समझते हैं, ये 312 का एक पार्ट तो हमें ऐसे समझ में आ जाएगा कि कोई जनता के लिए या नगर पालिका के लिए खुद के लिए अगर कोई कार्य अहितकर हो उसको कैसे रद्द किया जा सकता है। और दूसरा लिखा हुआ है, जब ऐसा कोई अधिकारी इस धारा के अधीन कोई आदेश करता है, मतलब आदेश किसको, उसको रद्द करने का, तो वह आदेश की एक प्रति उसके किए जाने के कारणों के विवरण सहित राज्य सरकार को तथा उससे प्रभावित नगर पालिका को तत्काल अग्रेसित करेगा। और ये राज्य सरकार के विवेकाधीन होगा कि वो आदेश को विखंडित करे या निर्देश दे कि उपांतरण सहित या बिना स्थान रूप से उसकी कालावधि को उचित समझे। उसकी दो प्रतियां होंगी, एक प्रति किसको भेजी जाएगी, राज्य सरकार को भेजी जाएगी, अब राज्य सरकार क्या कर सकती है, इस आदेश को विखंडित भी कर सकती है। बस इतना याद रखेंगे, समझ में आ गया ना? तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि 312 के तहत अगर किसी आदेश का रद्दीकरण किया जाता है तो उसकी प्रति एक जिस नगर पालिका का आदेश रद्द किया उसको भेजेंगे दूसरी राज्य सरकार को। नगर पालिका तो कुछ कर नहीं सकती, आदेश को लेकर रख लेगी। राज्य सरकार के पास में पावर है कि वो लगता है कि नहीं नहीं इस अधिकारी का जो इन्होंने जो रद्द करने का आदेश दिया वो सही नहीं है, तो राज्य सरकार उसके आदेश को विखंडित कर सकती है। समझ में आ गई बात यहां तक? और ये राज्य के सरकार का विवेक का पावर है, विवेकाधीन पावर है उसका कि वो आदेश को विखंडित करे या निर्देश दे कि वो उपांतरण सहित या उसके बिना स्थायी रूप से ऐसी कालावधि के लिए जो उचित समझे प्रवृत्त रहेगा, कि नहीं इतने दिन तक आदेश प्रवृत्ति में रहेगा, ऐसा आदेश दे सकती है। परंतु ऐसे अधिकारी की इस धारा के दिन पारित किसी भी आदेश को नगर पालिका को उक्त आदेश के विरुद्ध हेतुक
दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के बिना राज्य सरकार द्वारा पुष्ट, पुनरीक्षित या उपांतरित नहीं किया जाएगा। इसमें एक छोटी सी बात यह है, वो नेचुरल जस्टिस की बात है, प्राकृतिक न्याय की। जब भी ऐसा कोई आदेश दिया जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में नगर पालिका को युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। वही है, थप्पड़ मारने से पहले किसी ने ऐसा बोले कि इसने गलती करी है तो उसके थप्पड़ लगाएंगे, उससे पहले उससे भी पूछेंगे गलती क्यों करी है, तो उसे कारण पूछेंगे। तो ये आदेश को विखंडित करके थप्पड़ लगा रहे हैं तो नगर पालिका को थोड़ा सा अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार का आदेश क्यों जारी कर रखा है, जिससे जनता को परेशानी हुई। समझ में आ गया। तो इसके कितने चरण हो गए, 1 चरण, 2 चरण और 3 चरण में इसको डिवाइड करके समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि 312 के तहत कोई भी ऐसा आदेश नगर पालिका का या कोई क्रियान्वयन जो जनता के लिए हानिकारक हो और खुद नगर पालिका के लिए भी अहितकर हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उस आदेश को क्या कर दिया जाएगा, रद्द। रद्द कौन करेगा, कोई प्राधिकारी करेगा। रद्द करेगा तो रद्द की कॉपी एक तो उस नगर पालिका को भेज देगा, एक राज्य सरकार को। राज्य सरकार के पास में पावर है कि उसके आदेश को जिन्होंने भेजा है रद्द करने का, उसको रोक लगा दे कि नहीं नहीं जो चल रहा है वो अच्छा है, और साथ में नगर पालिका को सुनने का अवसर भी दिया जाएगा। क्लियर। आगे अब 13 को ऐसे याद करते, ये तो आदेश का 12वां हो गया। अब 13 को ऐसे याद करते, 13 को, 13 हमेशा लिखते हैं 313। 13 को ये आपात बना दो, आपात। इसका मतलब 313 में लिखा हुआ कि आपात की स्थिति में, आपात की दशा में क्या पावर होगा, कैसे किया जाएगा। देखिए आपात की दशा में असाधारण शक्तियां, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर इन केस ऑफ इमरजेंसी। आपात की दशा में असाधारण शक्तियां। आपात की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी संक्रम के निष्पादन या किसी कार्य के किए जाने के लिए व्यवस्था कर सकेगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, धारा 313 के तहत आपात की दशा में असाधारण शक्तियां किसे दी गई है, जिला मजिस्ट्रेट को। कौन सी धारा में जिला मजिस्ट्रेट को आपात की दशा में असाधारण शक्तियां दी गई है। तो ये याद करने में आपकी बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। 313 में से आ रहा है, इसको तो आपात बना लो, इसको डीएम बना लो और इसको बना लो असाधारण शक्ति। समझ में आ गया क्या, बस यहां से सवाल सही चला जाएगा। 313 में देखो 3 आ रहा है, एक 3 का क्या बनाया, आपात बनाया, इस एक का बनाया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, और इस 3 का बनाया असाधारण शक्ति। तो 313 के तहत आपातकाल में असाधारण शक्ति डीएम के पास में होंगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निष्पादन कार्य को किए जाने के लिए ये व्यवस्था कर सकेगा जिसे निष्पादित करने या किए जाने के लिए नगरपालिका सशक्त हो और जिसका तुरंत निष्पादन किया जाना उसकी राय में जनता के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। वह निर्देश दे देगा कि संक्रम के निष्पादन या कार्य के लिए किए जाने वाले व्यय का संदाय से निष्पादित कार्य किए जाने के लिए नियुक्त व्यक्ति समुचित पारिश्रमिक सहित नगरपालिका द्वारा तत्काल किया जाना चाहिए। मान लो ऐसी कुछ सिचुएशन है एग्जाम्पल के लिए कि किसी नगरपालिका क्षेत्र में बाढ़ या आगजनी की कोई घटना हुई, मान लो आपात की सिचुएशन आ गई, या मान लो कोई ऐसी बीमारी का स्प्रेड हो गया जो कोविड जैसी है, उसमें मान लो डीएम ने आदेश दिया कि ये कार्य है, ये बेंगलुरु की एक डॉक्टर की टीम से यहाँ पे हम मैनेज करवाएंगे। एक प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑथराइज किया कि आप ये जो आउटब्रेक हो रखा है ऐसी बीमारी का उसको कंट्रोल करो। तो वो फ्री में तो आएंगे नहीं, पैसे लेंगे, तो उस पैसे के लिए भी फिर डीएम साहब आदेश देंगे कि इनको पारिश्रमिक का भुगतान करो। आपात की स्थिति में काम करवाने के लिए जिसने भी हेल्प करी है, हेल्प इन द सेंस जिसको भी हायर आपने किया है सामान्य भाषा में, उसको पारिश्रमिक आपको देना है। ये आदेश भी कौन देगा, ये डीएम ही देगा। कहां से दिया जाएगा भुगतान, नगरपालिका निधि से दिया जाएगा। बस ये बात है। आगे यदि व्यय तथा पारिश्रमिक का संदाय नहीं किया जाता है, कई बार ऐसा भी होता है नगर पालिकाएं बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है या वो करे नहीं, तो जिला मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति को इसकी अभिरक्षा में उस समय नगर पालिका के निमित्त कोई धन हो, निर्देश देते हुए आदेश दे सकेगा कि वैसे धन में से जो उसके पास हो या जो समय समय पर उसे प्राप्त हो, ऐसे व्यय तथा पारिश्रमिक का संदाय करे, और ऐसा व्यक्ति ऐसे आदेश का पालन करने हेतु आबद्ध होगा, बाउंड होगा। बहुत
सामान्य सी कहानी है। नगर पालिका क्षेत्र में आपात की स्थिति पैदा हो गई। आपातकाल में पावर किसके पास में आ गया? वहां आपातकाल में पावर इधर राष्ट्रपति के पास में पावर आता 352, 356, 360 के तहत। यहाँ आपातकाल में डीएम के पास में पावर आ गया। असाधारण शक्तियां हो गई उसकी। उसने किसी से भी कोई काम करवाया उस आपात स्थिति को कंट्रोल करने का, तो उसको पारिश्रमिक तो देना पड़ेगा। परीक्षा में ऐसा पूछ लेगा कि डीएम देगा, डीएम नहीं देगा, डीएम दिलवाएगा नगर पालिका से कि मैंने बेंगलुरु से डॉक्टरों की टीम बुलाई थी, इसको भुगतान करो। नगर पालिका नहीं करती है तो जो नगर पालिका फंड का जो कस्टोडियन होता है, तो किसी के तो अंडर में चार्ज में होगी ना नगर पालिका की निधि, उसको डायरेक्ट आदेश देगा और ये आदेश उस पर अबद्धकारी होगा उस व्यक्ति पर, इनको भुगतान करो। अपना डीएम साहब कह देंगे यार मेरी साख की बात थी, मैंने इनसे काम करवाया, आप इसको भुगतान नहीं कर रहे हो। अंतिम बात, धारा 312 की उपधारा 2 के उपबंध जहां तक हो सके इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश पर लागू होंगे। 312 का 2 क्या था? वही आदेश के रद्दीकरण वाली बात 312 में बार बार कर रहे थे। किए गए आदेश यहाँ भी लागू हो जाएंगे। एज सच बहुत ज्यादा खास नहीं है, यहाँ पे ये याद करेंगे आपात में असाधारण शक्ति आ गई तो एक तो ये बात होगी, साधारण शक्ति असाधारण शक्ति डीएम के पास में आ गई तो डीएम किसी जैसे कार्य को करवाता, कार्य निष्पादन। तो अगर कार्य का निष्पादन यहाँ से करवाया जाता है डीएम के द्वारा, तो अब भुगतान भी देना पड़ेगा किसी से कार्य करवाया तो। राज्य में नगर पालिका में भूखमरी की समस्या हो गई एग्जाम्पल के लिए, और कोई दिल्ली के किसी होटल से बहुत सारे फूड के पैकेट मंगवाए, ये आपको याद करने के लिए करना है ना। अब वो होटल वाला तो बोलेगा कि साहब मैंने 10 लाख रुपए का फूड के पैकेट भेजे हैं आपके नगर पालिका में, मुझे पैसे दो। पैसे डीएम दे नहीं सकते, डीएम कहाँ से देंगे? नगर पालिका को बोलेंगे कि उस होटल वाले को पेमेंट करो। नगर पालिका नहीं करती है तो फिर डीएम साहब आदेश और निकालेंगे और जो नगर पालिका का जो फंड का जो इंचार्ज है उसको आदेश देंगे कि तुम्हें मानना पड़ेगा, फिर भुगतान करवा देंगे। तो कार्य का निष्पादन होगा, इनका भुगतान होगा वो एनपी फंड से हो जाएगा, भुगतान एनपी फंड से। और अगर फंड से भुगतान नगर पालिका अभी नहीं कर रही है, आनाकानी कर रही है, तो उस व्यक्ति को आदेश दे दिया जाएगा जिसके चार्ज में है, मतलब इंचार्ज कौन इस फंड का, उसको आदेश दिया जाएगा। और यह आदेश क्या होगा? इस पर अबद्धकारी होगा, मतलब बाध्यकारी आदेश है। समझ में आ गया क्या? ये 313 हो गया बाध्यकारी। अब बात करते 314। तो 313 में आपात है, तो अब आपको याद नहीं आएगा परीक्षा में 314 क्या था? आपात ही है। 313 भी आपात, 314 भी। ये आपात के एक स्टेप आगे की बात है। ये कह रहा है आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की अध्यपेक्षा का अनुपालन। इसी तरीके से बताता हूं, जैसे हमने पढ़ा है भारत के संविधान में आर्टिकल 356, वहां पे लिखा हुआ है कि भाई आपातकाल जैसी सिचुएशन, आपातकाल इन द सेंस राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट किसके कंट्रोल में आ जाता है? केंद्र के कंट्रोल में। इधर भी कुछ ऐसा ही है, समझने के लिए समझ लो कि अगर आपात की कोई सिचुएशन आ गई तो देखिए कोविड में क्या सरकार ने आदेश दिया था कि हम जो डायरेक्शन देंगे, हम जो निर्देश देंगे आपको पालन करना पड़ेगा बस। अगर केंद्र सरकार ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी है, पुलिस वाला व्यक्ति है या हॉस्पिटल जो है वो 24 घंटे खुले रहेंगे, तो चाहे हॉस्पिटल वो राज्य सरकार के थे चाहे नगर पालिका के अंडर में थे, बात तो किसकी माननी पड़ेगी? उनको केंद्र सरकार की। इधर भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपात की कोई सिचुएशन आ जाती है तो अध्यपेक्षा का मतलब ये होता है कि कंप्लायंस करना है बाय म्युनिसिपैलिटी ऑफ रिक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्वेंट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। अब यहाँ पे इमरजेंसी के टाइम में नगर पालिका के जितने कर्मचारी हैं समझ लो कि राज्य सरकार का डायरेक्शन मानेंगे। समझ में आ गई ना बात? चलिए अब यहाँ पे लिख भी रखा क्या क्या हो सकता है। युद्ध हो सकता है, अकाल हो सकता है, दुर्भिक्ष, खतरनाक रोग, बाढ़ या किसी ऐसी ही आपात की दशा में और मेलों या अन्य अवसरों को जिनमें काफी संख्या में लोग एकत्रित, जैसे कुंभ का चल रहा है वैसा एकत्रित होते हो। व्यवस्था, ये एकत्रित शब्द वैसे हिंदी के हिसाब से गलत था, अब RS माइनस देंगे तो अब एकत्री होता है, एकत्रित शब्द होता नहीं है, पर आप देख लें जो गैदरिंग होती हो। व्यवस्था करने के लिए नगर पालिका राज्य सरकार द्वारा या अध्यपेक्षाओं करने के लिए साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत राज्य सरकार किसी अधिकारी द्वारा
ऐसे चिकित्सा, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, टीका, पशु चिकित्सा, विद्युत, जल संक्रमण या सार्वजनिक निर्माण विभाग में पद धारण करने वाले नगरपालिका के किसी भी अधिकारी या पदाधिकारी की सेवा के लिए या नगरपालिका द्वारा नियोजित किसी वैद्य या हकीम की सेवाओं के लिए की गई किसी अध्यपेक्षाओं का तुरंत अनुपालन करेगी और अध्यपेक्षाओं किए जाने से संबंधित प्रभार के ऐसे अनुपात की पूर्ति करेगी तो राज्य सरकार नगरपालिका पर उचित प्रभार विनिश्चित करे। समझ में आया क्या कुछ? इसको मैं अगर एक लाइन में बताऊं तो कुंभ के मेले से याद कर लो अभी, ताकि पूरा ही समझ में आ जाए। तो एक बीमारी से याद कर लो, कुंभ के मेले से याद कर लो। तो बात करते 314 की। यहाँ पे मैं एक कोविड बता देता हूँ और एक कुंभ बना देता हूँ। अब यहाँ पे इधर तो कोई बीमारी आदि आदि की समस्या उत्पन्न हो गई और इधर है वो लोग बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। अब मान लो कोई एक, मैं पुष्कर का एग्जांपल दे दूं क्या, ये याद करने के लिए कि मान लो पुष्कर नगर पालिका है, ठीक है, ये नगर परिषद होगा, पर आप याद करो मान लो पुष्कर नगर पालिका का क्षेत्र है और वहां पे मेला भरा हुआ और बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं, तब वो पुष्कर नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी उस मेले को कंट्रोल करना। नहीं, मतलब राज्य सरकार अलर्ट हो जाती है ना कि भाई लोग एकत्रित ज्यादा होंगे, नगर पालिका की बस की बात नहीं होगी, तो राज्य सरकार स्पेशल ऑर्डर देगी किसको, इस नगर पालिका को, कि इसके जो कार्मिक हैं सारे के सारे, नगर पालिका में बहुत सारे प्रकार के कर्मचारी होते हैं, पीडब्ल्यूडी वाले भी होते हैं, पीएचडी वाले भी होते हैं, अग्निशमन फायर ब्रिगेड वाले भी होते हैं, इसके अंडर में अगर वेद हकीम डॉक्टर हैं वो भी होते हैं। इन सबको देसी तरीके से याद कर लो। राज्य सरकार आदेश देगी कि जब तक ये मेला चल रहा है या जो भीड़ है इसमें आप काम करेंगे, इतना याद रख लो। इसमें लिखा वो 314 में ऐसा लिखा हुआ है। और साथ में इनको किस प्रकार से भुगतान करना है, क्या करना है, वो राज्य सरकार नगरपालिका को आदेश देगी कि इनको ऐसे ऐसे भुगतान करो। जो मेले में रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं उनको 800 रुपये पर ड्यूटी के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ये 314 में है, कोई सवाल बनने की गुंजाइश नहीं है छोड़ के मिलान करवाने वाली सेक्शन को। अब बात करते 315। 315 की धारा को ऐसे याद करो कि सार्वजनिक संक्रमण के निष्पादन के लिए अभिकरण, एजेंसी फॉर एजुकेशन ऑफ पब्लिक वर्क्स, कुछ एजेंसीज होती हैं सार्वजनिक कार्य करने के लिए। आपने देखा होगा कि नगरपालिका क्षेत्र में ऐसा तो है नहीं कि सारा सारा कार्य नगरपालिका खुद करती है, एजेंसीज को ठेका देती है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले गैस की पाइप डाली गई थी, ठीक है, हर घर में। हाँ, तो वो किसी कंपनी को ठेका दिया और कंपनी का नाम था एल एन टी कंपनी को ठेका दिया ऐसा। अच्छा, रोड वाला, इसके अलावा पाइप बिछाने का, बहुत सारे काम होते हैं नगरपालिका में जो खुद नहीं करके और किसी करवा लेती है। तो ये धारा बताने का मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप इसको दिमाग में बैठाओगे। 15 कुछ ऐसी धारा जो 15 प्रकार के काम करवा देती है, औरों से करवा देती है। समझ में आ गया? अब पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। ऐसे सार्वजनिक संक्रमण जिनके लिए राज्य सरकार की राय में किसी अंश तक वर्तिक कुशलता अपेक्षित हो, मतलब एक्सपर्टीज जरूरी है। ऐसा नहीं ऐसा किसी प्लम्बर को लाइसेंस दे दिया कि वो नल खोलता इधर से और पानी निकलता उधर से, नहीं। नगरपालिका अगर अपेक्षा करे सार्वजनिक संक्रमण जिनके लिए राज्य सरकार की राय में, नगरपालिका नहीं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की राय में ऐसा लगे कि इस कार्य के लिए भाई कोई एक्सपर्ट की जरूरत है जो नगरपालिका के प्रबंधहीन न हो, राज्य सरकार द्वारा ऐसे अभिकरण द्वारा जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे क्रियान्वित किए जाए। नगरपालिका के अन्य समस्त संक्रमण इस निमित्त बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे अभिकरण द्वारा तथा ऐसे पर्यवेक्षण के अधीन जो नगरपालिका उचित समझे निष्पादित कर दिए जाएंगे। जब नगरपालिका के लिए कोई संक्रमण राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार के आदेश के अधीन किसी अन्य अभिकरण द्वारा निष्पादित किया जाए तो उसका जो जितना भी व्यय होगा पर्यवेक्षण औजार संयंत्र के लिए प्रभार ऐसी दर जो राज्य सरकार समय समय पर तय कर दे कि 1 फीट गड्ढा खोदने के मान लो 150 रुपए हैं, वो दर तय करेगी राज्य सरकार। कार्य करने के लिए भी अपेक्षा कौन करेगा? राज्य सरकार। पर भुगतान किसको करना पड़ेगा? नगरपालिका को। अन्य अभिकरण को संदेह होंगे सिवाय राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कर दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि राज्य सरकार को लगे कि नहीं ये कार्य तो भाई स्टेट लेवल का कार्य है, हम ही करवा देते हैं, नगरपालिका से भुगतान नहीं लेंगे। तो ऐसे में नगरपालिका कुछ पैसे छोड़ सकती है राज्य सरकार। यदि उपधारा 3 के अधीन राज्य सरकार या अभिकरण को देय रकम का युक्तियुक्त समय के भीतर संदाय नहीं कर दिया जाए, वही बात डीएम साहब वाली
आपातकाल में कोई कार्य करवा रहे थे, डीएम साहब ने कहा भुगतान कर नहीं रही नगर पालिका। यहाँ भी राज्य सरकार ने जापान की एक बढ़िया जेसीबी मशीन को भेज दिया नगर पालिका में, जाओ उनके पाइप का काम करके आना है। उसने बिल बना दिया 42 लाख रुपए का, नगर पालिकाएं दे ही नहीं रही है। उस स्थिति में तो राज्य सरकार दे देगी जब राज्य सरकार सारी नगर पालिकाओं को दे रही कि काम हमारा, हम करवा देते हैं। अन्यथा तो राज्य सरकार उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका निधि है ये निर्देश देगी कि ये कार्य करो। वहां डीएम साहब आदेश दे रहे थे, अगर सीधे सीधे मुंह पैसे आ जाते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नगर पालिका भुगतान कर दे। 313 में क्या था? 313 में क्या था कि डीएम साहब बोल रहे थे कि इसको भुगतान करो, नहीं कर रही थी नगर पालिका, तो फिर उस व्यक्ति को डीएम साहब आदेश दे रहे थे जिसकी अभिरक्षा में उसकी नगर पालिका का फंड रखा हुआ था। यहां भी ऐसा ही है। यहां क्या लिखा हुआ 315 में? 315 में ये लिखा हुआ कि कुछ विशेष संक्रम है। कीवर्ड क्या है इसके? कि संक्रम, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनके लिए राज्य सरकार को लगे कि इसके लिए वर्ती कुशलता, मतलब कोई विशेष एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत है ये कार्य करने के लिए, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? वर्ती कुशलता की अपेक्षा करे तो कार्य किसी एजेंसी से करवा सकते हैं। करवा लिया, ये कार्य एजेंसी से करवा लिया। अब ये कार्य जब ये एजेंसी कोई कंपनी आएगी करने के लिए तो इसकी दर का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? दर। अब कॉमन सेंस लगाओ, नगर पालिका करेगी तो कहेगी 3 रुपए में कर जाओ, राज्य सरकार करेगी तो दर का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा। क्लियर हो गया? और भुगतान कौन करेगा इसका? भुगतान की 2 सिचुएशन हो सकती है भाई, करना तो नगर पालिका को ही है, पर कई बार ऐसा होता है कि राज्य सरकार बोल दे नगर पालिका को कि नहीं ये भुगतान हम कर देंगे, आपको छूट देते हैं तो छूट दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो 313 आपातकाल थी, 314 आपातकाल है, दोनों आपातकाल। 315 प्राइवेट एजेंसी की बात थी, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कार्य है जो राज्य सरकार खुद कर रही है। 315 में किसी एजेंसी से करवाए थे और 316 में राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमण के संबंध में विशेष उपबंध की बात है। क्या लिखा हुआ है? इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के लिए किसी भी समय नगर पालिका से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित कार्य करना विधिपूर्ण होगा। वापस समझते हैं। अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए राज्य सरकार के लिए किसी भी समय नगर पालिका से परामर्श कंसल्ट कर लेकर ये कार्य करवा सकते हैं। कौन से? स्थायी प्रकृति के किसी संक्रमण का जो राज्य सरकार की राय में निवासियों के चाहे किसी भी नगर पालिका के भीतर हो, बाहर स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के लिए वांछनीय हो, पूर्णतः भागता निर्माण करना। समझ में आ गया क्या? कि कुछ कार्य राज्य सरकार करवा सकती है, नगर पालिका से कंसल्ट करेगी। कौन से कार्य हैं जो करवा सकती है? भाई ऐसे कार्य जो वहां जो निवास कर रहे हैं नगर पालिका क्षेत्र में उन लोगों के लिए, चाहे नगर पालिका के भीतर हो चाहे बाहर हो, उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जरूरी है। स्मोक टावर लगाने हैं, धुआं वाले टावर, ताकि मलेरिया नहीं फैले। अब ये लोगों की स्वास्थ्य की बात है, किसी एक नगर पालिका है, ठीक है, उस नगर या फिर राज्य की सभी नगर पालिकाएं भी हो सकती है, तो उस नगर पालिका से कंसल्ट करेगी राज्य सरकार कि ये टावर लगवा देते हैं आपके यहाँ, तो टावर लगाया जा सकता है स्मोक के लिए टावर। दूसरी बात, किसी ऐसे संक्रमण के प्रबंधन तथा अनुरक्षण के कार्य को अपने पास या उसे पूर्णतः भागता नगर पालिका को सौंप देना, नगर पालिका से वापस ले लेना। राज्य सरकार कहेगी ऐसा करते हैं, आप ये स्मोक के टावर आप लगाओ, तो राज्य सरकार नगर पालिका को बोल सकती है कि आप लगाएं। नगर पालिका को काम दिया पर वो ठीक से नहीं करे तो वापस भी ले सकती है कार्य, कोई खास बात नहीं। किसी ऐसे संक्रमण की पूंजी लागत तथा उसके प्रबंध तथा अनुरक्षण की लागत उस पर ऐसी दर से ब्याज सहित जो राज्य सरकार नियत करे, नगर पालिका निधि से इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर या करों के आगम से वसूल करना। भाई जितनी लागत आई है किसी कार्य की, नगर पालिका को बोला जाएगा राज्य सरकार की तरफ से, भाई भुगतान तो अभी तक जितनी धाराओं में पड़ते आ रहे सारे नगर पालिका को ही देने हैं, यहाँ ब्याज भी ले लेंगे वो। समझ में आ गया क्या? और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि नगर पालिका निधि से या तो ले लेंगे या फिर अधिनियम के दिन अधिरोपित कर या करों का जो आगम होता है, नगर पालिका जो टैक्स लेती है उससे राज्य सरकार अपना हिस्सा लेके चली जाएगी, कोई खास बात नहीं है। आगे लिखा हुआ है
किसी व्यक्ति का जिसकी अभिरक्षा में तत्समय नगरपालिका की ओर से कोई धन या कर्तव्य होगा कि वह पूर्ववर्ती धारा के खंड ग के अधीन नगरपालिका द्वारा संदत्त की जाने वाली राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट सभी रकम का संदाय धन से करे जो उसके पास हो, समय समय पर से प्राप्त हो। हर धारा में आया जो निधि का जो कस्टोडियन है उसकी जिम्मेदारी दी गई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तो हो गया 315। इसी के इक्वल 316 और देख लेते हैं। बस 316 में ऐसा है कि राज्य सरकार कुछ विशेष कार्य करवा सकती है। यहां तो किसी एजेंसी से करवा रहे थे, यहाँ पे खुद कौन कर रही है? राज्य सरकार। जो कीवर्ड जहां से सवाल आ सकता है राज्य सरकार, तो कीवर्ड एक तो ये है यहाँ पे कि चाहे तो नगरपालिका के भीतर हो चाहे बाहर हो, और लोगों की एक तो सुरक्षा और दूसरा स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका से परामर्श करके और राज्य सरकार कोई भी विशेष कार्य कर सकती है। भुगतान किसको देना पड़ेगा? नगरपालिका को देना पड़ेगा। कहां से देगी? चाहे तो निधि में से दे दे, चाहे उनके पास जो टैक्स आ रहे हैं उसमें से दे दे। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे था कि राज्य सरकार चाहे तो कुछ भुगतान छोड़ भी सकती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ देना पड़ेगा ऐसा। अब बात करते 317। अब 317 पर तो बहुत बड़ा खतरा हो गया ना। 317 और खतरा देखो, दो दो के जोड़े में हमने याद कर लिया। तो इधर से याद करते 309, 310, 311 और 312, ये तो एक साथ याद करी थी, है ना? क्या था? 309 में तो अधिकारी की नियुक्ति हो गई थी। अब वो अधिकारी आएगा तो क्या करेगा? पर्यवेक्षण कर लेगा पूरी नगरपालिका का। फिर पहुंचा नगरपालिका के ऑफिस में, तो ऑफिस का क्या करेगा? वो पर्यवेक्षण या निरीक्षण कर लेगा, जांच कर लेगा। फिर लगा नगरपालिका ने गड़बड़ करके तो उस आदेश को क्या कर देगा? रद्द। इमेजिन करो, राज्य सरकार ने ऑर्डर दिया था कि आपको हम अधिकारी नियुक्त करते हैं, तो 9 में नियुक्ति होगी, जाओ उस नगरपालिका में उसका पूरी का पर्यवेक्षण करो। फिर पहुंचा गाड़ी लेके नगरपालिका के ऑफिस में, और फिर ऑफिस में टेबल पे बैठ के देख रहा था, आदेश को रद्द कर दिया। इतने में क्या हो गया? आपातकाल फैल गया। तो 313 में क्या है? आपातकाल। किसको पावर मिल गया? डीएम को। और 314 में भी आपातकाल ही, वहां पे वो कर्मचारियों की अपेक्षा हो जाएगी। फिर आपातकाल को जैसे निपटाया, अब लगा राज्य सरकार को अब ढंग से काम करके देते हैं, तो 315 और 316 में कुछ कार्य करवाने हैं। यहां किसी एजेंसी से करवा रहे हैं, यहाँ पे कौन कर रहा है? राज्य सरकार खुद कर रही है। अब आते हैं 17 पर खतरा। तो 317 पर खतरा उत्पन्न करते हैं, और ये क्या खतरा है इसको भी पढ़ते हैं। अब इतने दिनों तक तो ये नगरपालिका के कार्यालय का आदि आदि का निरीक्षण कर रहे थे। अब देखिए खतरा कितना बड़ा हो गया। नगरपालिका मामले की सरकार जांच कर रही है। देखो 310-11 में तो वो कोई अधिकारी जांच कर रहा था, नगरपालिका कार्यालय की जांच 311 में तो वो अधिकारी आ रहा था, वो कर रहा था। और 317 में देखो क्या है, नगरपालिका मामले की सरकार जांच कर रही है। तो देखिए राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को किसी नगरपालिका प्रशासन संबंधी किसी मामले में या ऐसे किन्हीं मामलों में जिनके संबंध में इस अधिनियम के अधीन उसकी मंजूरी, अनुमोदन या सहमति अपेक्षित है, जांच करने का आदेश दे सकती है। समझ में आ गया ना? कौन? राज्य सरकार। क्या कह रहा है? राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को किसी नगरपालिका के प्रशासन से संबंधित मामलों में या किन्हीं मामलों में के अधीन उसकी मंजूरी, अनुमोदन या सहमति अपेक्षित जांच करने का आदेश दे देगी। यहाँ पे राज्य सरकार दे देगी तो अधिकारी को, राज्य सरकार खुद कोई व्यक्ति थोड़ी जो आएगा नगरपालिका की 317 में। ऐसी जांच करने वाले अधिकारी को इस परियोजनार्थ वही शक्ति प्राप्त होगी जो निम्नलिखित के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अधीन है। क्या क्या हो सकता है? याद नहीं करना है। दस्तावेज मांग सकते हैं, गवाहों के हस्ताक्षर ले सकते हैं, रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, रिकॉर्ड जब्त कर सकते हैं, सब स्थगन कर सकते हैं, शपथ पत्र पर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। स्व प्रेरणा से किसी व्यक्ति को उसके साक्ष्य तात्विक प्रतीत हो सम्मान कर सकते हैं। याद नहीं करना है। साक्ष्यों को हाजिर करने का काम कर सकते हैं, आदि आदि। अगली बात, साक्ष्य देने के लिए, हाजिर होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उपगत वे जांच करने वाले अधिकारी द्वारा से व्यक्ति को दिलवाए जा सकते हैं जिसे खर्चे का भाग समझा जाए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि साक्ष्य देने के लिए कोई व्यक्ति आता है, हाजिर होता है, उसकी 20 चक्कर कटवा दिया आपने, वो कह रहा है कि सर मेरा खर्चा हुआ है,
मैं आया हूं तो खर्चा दिलाया जा सकता है, सवाल नहीं आएगा परीक्षा में। खर्चे का संदाय राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर होगा और उसको ये निर्धारित करने कि ऐसे खर्चे का संदाय किसके द्वारा और किसको तथा किस सीमा तक किया जाना, तथा ऐसे खर्चे पर ऐसी दरों से ब्याज जो 15%, हाँ पहले बता रखा है, आंख बंद करके अगर आपको नगर पालिका अधिनियम में अगर प्रशासनिक प्रभार पूछता तो 10% और ब्याज पूछता तो 15% करके आ जाना, बस ये ठीक है। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे 317 पर क्या था, खतरा उत्पन्न हो गया था, ये जांच वांच आदि करने की पावर है। और ये ब्याज यहाँ पे याद रखना, ब्याज कितना याद करेंगे, 15%, ये परीक्षा में आ सकता है। 318 में जितने 18 साल के लोग हो गए सारे कर्मचारी बन गए, और 318 में भी था, केवल 18 पढ़ा, तब भी पढ़ा था कि निर्वाचन के लिए कार्मिकों की अपेक्षा किया जाना, और फिर उन कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर समझ रहे थे 19 में। ये केवल 18 है, 318। कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। कई बार ऐसा होता है ऑफिस में जरूरत है 2 क्लर्क की, लगा रखे 7 क्लर्क है, समझ में आ गया ना। आप में से कुछ लोग ऐसे सोच रहे सर कमी भी तो पड़ रही होती है, हाँ तो वो बहस का मुद्दा यहाँ नहीं कमी पड़ रही होती, यहाँ तो ये मुद्दा है कि अगर एडिशनल है तो उनके अपव्यय को कैसा रोका जाए। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करवाएं तो ज्यादा बढ़िया हो जाते हैं, उनमें अपव्यय रुक जाएगा, समझ में आ गई बात। ये तो 318 में कि जो 18 साल के सारे के सारे कर्मचारी बन जाएंगे, तो 318 में 18 साल वाले कर्मचारी अपव्यय रोकने की शक्ति, कैसे अपव्यय रोकेंगे अभी समझ लेते। देखिए, यदि राज्य सरकार की राय में नगरपालिका द्वारा अधिकारियों या कर्मचारियों के रूप में नियोजित या नियोजन के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या या उन व्यक्तियों या किसी व्यक्ति के विशेष के लिए नगरपालिका द्वारा नियुक्त किया गया पारिश्रमिक अत्यधिक हो, यार इतना वेतन इनको कैसे दे रहे हैं, तो नगरपालिका राज्य सरकार द्वारा अध्यपेक्षा किए जाने पर उक्त व्यक्ति या व्यक्ति का पारिश्रमिक कम कर देगी। पहले तो तनख्वाह की कटौती करनी है। राज्य सरकार को लगे कि यार इतना वेतन कैसे दे रहे हैं इन कर्मचारियों को, अरे ये क्लर्क है इसका वेतन आपने 60,000 का रखा है, जबकि आप प्राइवेट व्यक्ति से काम कराओ तो 9,000 रुपये में इससे बढ़िया काम कर देगा, कम करो इनका वेतन, हो सकता है। दूसरी बात, राज्य सरकार के लिए इस बात की अपेक्षा करना विधिपूर्ण होगा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति में नगरपालिका द्वारा इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन या तत्समय पर किसी नियमों के अधीन विधिपूर्ण से प्रत्यायोजन की जा सकने वाली समस्त या कोई शक्ति विनिहित की जाएंगी। ईओ साहब को ये कुछ एडिशनल पावर आपको और देने हैं, समझ में आ गया ना। वैसे बहुत सारे पावर है, कुछ और पावर और दे देने। तो यहाँ पे कर्मचारी अपव्यय पहले कैसे रोक रहे हैं आप, पहले रोक रहे हैं वेतन में कमी करके, तो वेतन। दूसरा, ईओ साहब को क्या दे रहे हैं, एडिशनल पावर। यहाँ पे पावर से ही समझ लें अपने तरीके से, सवाल नहीं आएगा। धारा 273 में विनिर्दिष्ट समस्त या उनमें से कोई शक्ति कि ऐसी नगरपालिका द्वारा चाहे कोई मुख्य नगरपालिका अधिकारी हो या नहीं हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को जो राज्य सरकार उचित समझे कुछ पावर प्रत्यायोजित की जा सकती है। किसको, धारा 273 में निर्दिष्ट समस्त या उनमें से कोई शक्ति ऐसे नगरपालिका द्वारा चाहे वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी हो या नहीं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को जो राज्य सरकार उचित समझे कुछ पावर क्या की जा सकती है, प्रत्यायोजित की जा सकती है। तो कुछ पावर यहां भी डिलीट कर रहे हैं। उपधारा 2 के खंड 1 खंड 2 के अधीन किसी नगरपालिका को जारी की गई किसी अध्यपेक्षा का ऐसे समय के भीतर जो राज्य सरकार प्रत्येक मामले में इस नियमित करे अनुपालन किया जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है कि जो आदेश दे दिया उसका अनुपालन किया जाएगा। अंतिम बात लिखी है कि राज्य सरकार को किसी नगरपालिका में कर्मचारियों की आवश्यकता निर्धारित करने की शक्ति होगी। पहले में वेतन निर्धारित कर दिया, अंतिम कह रहे हैं कि संख्या निर्धारित करेगी। और जहां तक उसका समाधान हो जाए कि कतिपय कर्मचारी अधिक है, वहां नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के किसी भी वर्ग की सेवा को शासित करने वाले तत्समय प्रवर्तन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी तो उन्हें अतिशेष घोषित कर सकेगी। सरप्लस कर्मचारी हैं वह रीति जिसे अतिशेष कर्मचारी नगरपालिका में अनुमेलित किए जाएंगे विहित कर सकेगी। वो 4 बातें यहाँ पे हैं। ये पावर
और दूसरा भी पावर का प्रत्यायोजन। ये तो पूछे कि नहीं पूछे नहीं पता, इनकी तो संभावना 0 है। पर ये चौथा और याद कर लो कि संख्या का निर्धारण भी राज्य सरकार द्वारा करवाया जा सकता है कि इस नगर पालिका में इतने ही कर्मचारी चाहिए, इससे ज्यादा कुछ 4 कर्मचारी सरप्लस कर्मचारी घोषित कर दिया राज्य सरकार ने कि अधिशेष कर्मचारी हैं, उनको हो सकता है कहीं दूसरी नगर पालिका में नियोजित किया जाए। क्लियर हो गई बात ये। तो ये 318 में टोटल बातें लिखी हुई 4। इसका पहले तो हेडिंग याद कर लो कि इन कर्मचारियों का अपव्यय कैसे रोका जाएगा। तो अपव्यय रोकने के लिए आप याद रखेंगे संख्या का निर्धारण कर देंगे, वेतन का कर देंगे, और कुछ पावर है वो प्रत्यार्जित कर दिए जाएंगे। आगे अब है 319, नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालन की व्यवस्था करने की सरकार की शक्ति। 19 में 9 लास्ट में आ रहा, 9 करेगी नगर पालिका कार्य करने के लिए। 18 में तो सारे 18 साल के कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों को लेकर क्या क्या किया जा सकता है, इनकी संख्या का निर्धारण, उनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन कर देगी, राज्य सरकार की। नहीं इतना ही दो, और इनको सरप्लस घोषित कर दिया कर्मचारियों को, और कुछ पावर डेलीगेट कर दिए। 19 में यूं कह रहे हैं नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर अनुपालना की व्यवस्था करने की सरकार की क्या क्या शक्ति है, कि यहाँ पे है कि पावर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज इन डिफॉल्ट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। अगर कोई नगर पालिका कार्य कर ही नहीं और उसमें डिफॉल्ट हो रही किसी कार्य में, तो क्या किया जाएगा। जब राज्य सरकार को शिकायत द्वारा या अन्यथा सूचना मिलती है, राज्य सरकार को कोई शिकायत करे या कोई अन्यथा सूचना मिले कि किसी नगर पालिका ने इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य के अनुपालन में व्यतिक्रम किया है, सीधी सी बात यही है, राज्य सरकार को सूचना मिलती है कि ये नगर पालिका ने व्यतिक्रम किया इस कार्य से संबंधित। दूसरी बात, तो राज्य सरकार सम्यक जांच करने के पश्चात यदि उसका समाधान हो जाता है कि नगर पालिका अभी कथित व्यतिक्रम की दोषी है, तो उसका कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए कालावधि नियत कर सकेगी। राज्य सरकार को लगा कि नगर पालिका की शिकायत हुई है, नगर पालिका ने कोई कार्य का पालन किया नहीं है, तो राज्य सरकार उसको आदेश देगी और कहेगी कार्य करो। अगली बात, यदि नियत कालावधि के भीतर उस कर्तव्य का अनुपालन नहीं किया जाए, तो राज्य सरकार उसका अनुपालन करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देगी, और ये निर्देश दे सकती है कि उसका अनुपालन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को युक्त पारिश्रमिक सहित उसका अनुपालन करने के वे का संदाय नगर पालिका द्वारा तुरंत किया जाए। नगर पालिका को राज्य सरकार पहले तो आदेश दे देगी। देखिए 319, ये 18 हो गया। अब बात करते हैं 19 की। 319 कार्य व्यतिक्रम करने पर, मतलब कार्य करे ही नहीं नगर पालिका, कार्य व्यतिक्रम करने पर अगर नगर पालिका जानबूझकर कोई कार्य नहीं करे, जैसे वो वैसी बात हो गई, घर पे पापा ने कोई कार्य, मतलब 2 भाई और 2 बहन है, पापा ने कहा कि कार्य करो, या ऐसा सोचो कि शिकायत मिली कि होमवर्क किया नहीं, तो पापा बोलेंगे होमवर्क कार्य करना चाहिए आपको, व्यतिक्रम किया है, तो पहले तो आदेश देंगे कि आप 2 दिन में अपना होमवर्क कर लो, और फिर अगला स्टेप ये होगा कि आप अगर फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर अपने घर पे तो अलग सिस्टम चलता है थप्पड़ लात गुस्सों वाला, पर इधर नगर पालिका में ऐसा नहीं चलता है। हाँ, राज्य सरकार किसी और अधिकारी को भेजेगी कि आप करो, ये नगर पालिका तो नहीं कर रही है, और आपको भुगतान हम नगर पालिका से करवाएंगे। क्लियर हो गया क्या। जैसे राज्य सरकार को शिकायत मिली कि ये वैक्सीनेशन जो है, टीकाकरण का कार्य नगर पालिका कर नहीं रही है, तो राज्य सरकार पहले तो नगर पालिका को आदेश देगी, ये टीकाकरण का काम आपको कितने दिन में करना पड़ेगा, आपको 2 महीने में। फिर भी नगर पालिका नहीं करती है, तो राज्य सरकार डॉक्टरों की एक टीम भेज देगी कि आप करके आओ ये टीकाकरण का कार्य, आपको वेतन नगर पालिका की निधि से दिलाया जाएगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला तो यही होगा कि अगर नगर पालिका व्यतिक्रम करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार, वो नगर पालिका को आदेश देगी और समय निर्धारित करेगी, टाइम लिमिट की इतने में आप काम कर दो, समय निर्धारण। क्लियर हो गया। ठीक है। दूसरी बात, समय का अगर आपने निर्धारण कर दिया फिर भी नहीं कर रही नगर पालिका, तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट किसी प्राधिकारी की नियुक्ति कर देगी, अधिकारी की नियुक्ति।
और बोला जाएगा कि ये कार्य आप करो, नगर पालिका नहीं कर रही, हम आपको भुगतान करवा देंगे। अगली बात, यदि व्यय तथा पारिश्रमिक का इस प्रकार संदाय नहीं किया जाए, वो सेम बात है, नगर पालिका भुगतान नहीं करे तो पहले आदेश दे दिया जाएगा। तो राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगर पालिका की ओर से कोई धनराशियां, ऐसी धनराशियों में से उसका पास जमा है, सीधी सीधी बात है, अगर इनको ये भुगतान नहीं करती है नगर पालिका, तो फिर राज्य सरकार नगर पालिका को आदेश देगी नहीं, उस व्यक्ति को आदेश देगी जिसकी कस्टडी में, या ऐसा मान लो कि जो ट्रेजरर है, जो खजांची, इसके पास में नगर पालिका का खजाना है, उस आदमी को आदेश दिया जाएगा, उस अधिकारी को, कि भुगतान करो। तो अगर ये भुगतान नहीं होता है, ये बात तो हम पिछली 5 धाराओं में पढ़ते हैं, भुगतान नहीं किया जाता है, तो नगर पालिका उस व्यक्ति को आदेश देगी, राज्य सरकार उस व्यक्ति को आदेश देगी जिसकी अभिरक्षा में क्या रखा हुआ है, नगर पालिका की निधि। हो गया 319। अब बात करते 320। नगर पालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग। 320 अपन बोलते हैं कि ये कि कौन से केस में फंसा है, 420 में फंसा है, क्यों गलत कार्य किया था। 420 से 100 पहले ले आओ, 320 में है तो कुछ शक्ति का प्रयोग ही, पर जब तक नगर पालिका बनती है, स्थापना होती है, तब तक उसके पावर को कौन यूज करेगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 320 याद कर लेंगे अभी। 320 में क्या लिखा हुआ है, एनपी स्थापना होने तक, स्थापना होने तक इसकी पावर को कौन यूज करेगा, शक्तियों का प्रयोग। अभी समझ आ जाएगा कौन करेगा। जब नई नगर पालिका का सृजन किया जाता है तो ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी, 3 बातें आ गई यहाँ पे, या तो कोई अधिकारी या प्राधिकारी या कोई समिति, जिसे राज्य सरकार इस कार्य के लिए नियुक्त कर दे। इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नगर पालिका की स्थापना होने तक नगर पालिका की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य तथा कृत्यों का पालन कर सकेगा, और ऐसे अधिकारी, समिति या प्राधिकारी को इस अधिनियम प्रयोजन के लिए नगर पालिका समझा जाएगा। आपको परीक्षा में सवाल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, अभी ऐसे इश्यू चल भी रहे कि जब तक नई नगर पालिका गठन हो तब तक इसके पावर को कौन यूज करेगा, बताओ। या तो कोई कमेटी कर देगी, समिति, या कोई अधिकारी, और या कोई प्राधिकारी। समझ में आ गया। और जब तक नई नगर पालिका का गठन होता है, ये कार्य नहीं करती है, तब तक इन्हीं 3 को क्या समझा जाएगा, नगर पालिका समझा जाएगा। आ गया हो। परंतु हमेशा ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी नगर पालिका के सर्जन के 6 माह के भीतर प्रथम निर्वाचन करवाने तथा नगर पालिका का गठन हो जाने के पश्चात शीघ्रता से उसके द्वारा कर्तव्य ग्रहण किया जाने की व्यवस्था कर लेगा। 6 महीने का ही टाइम है, ऐसे नहीं कि परमानेंट ही रह जाएंगे, फिर तो चुनाव होंगे ही क्यों। तो ये परीक्षा में पूछ सकता है कि कितने दिनों तक ये अरेंजमेंट होगा, 6 माह तक के लिए सवाल आए परीक्षा में। तो आपने जब टेस्ट सीरीज दी होगी तो ये देखा भी होगा, अपने वाले टेस्ट सीरीज में लगभग क्वेश्चन इसी सिमिलर लाइन पर आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। समझ में आ गया ना। ये पूरा स्टेटमेंट देखिए सवाल मिल रहा है, तो शायद आप इसको बेटर तरीके से कर पाएंगे। और जब टेस्ट सीरीज का हम वीडियो जब सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे टेस्ट का, तब आपको और मैं एक्सप्लेन करके चीजें बताने वाला हूँ, चिंता नहीं करनी है उसकी, है ना। परंतु ये और है कि ऐसा अधिकारी, समिति या प्राधिकारी कोई नया कर प्रस्तावित या अधिरोपित करने और उसे उप विधि द्वारा बनाने का अधिकार नहीं होगा। अब ये जो समिति बनाई है, ये जो समिति बनाई है, या ये जो प्राधिकारी, जो अधिकारी भेजा नगर पालिका में कार्य करने के लिए, उसको क्या क्या नहीं करने का अधिकार है। देखो, कोई नया कर नहीं लगा सकता, और उप विधियां बनाने का तो 2 काम नहीं कर सकते ये, बाकी प्रशासनिक काम तो कर लेंगे, 2 काम नहीं कर सकते। कौन कौन से, क्या नहीं कर सकते, एक तो न्यू टैक्स, नया टैक्स। देखो यहां लिखा हुआ है
कोई नया कर प्रस्तावित या अधिरोपित, हटाने की नहीं लिखी हुई है, लगाने की बात लिखी हुई है। तो नया कर, न्यू टैक्स नहीं लगा सकते या अधिरोपित कर सकते। और दूसरा, ये कोई बाइलॉज उपविधि नहीं बना सकते। अब एग्जामिनर को ऐसे कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं है इसमें कि ये उपविधि को परिभाषित करो, सीधा सीधा पूछ लेगा, उसको लाइन लिखी हुई मिलेगी कि अगर 320 के तहत स्थापना होती है तो अधिकारी पराधिकारी कौन से कार्य निम्नलिखित नहीं कर सकते, फिर दो दो के जोड़े देगा। प्रशासनिक और वित्तीय कार्य, कर अधिरोपित या उपविधि बनाने का। तीसरा, नए सदस्य की नियुक्ति या नए पदों से संबंधित, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको कंफर्टेबली कर सकते हैं कि ये लिखा हुआ है। आगे अब बात करते हैं 321 में। 321 की संख्या तो बहुत शुभ में होती है। 321 देखते हैं इसको। उस व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है सरकार देव का संदाय करने का निर्देश देने की सरकार की सकती। सरकार ने और इसको क्लियर किया है, पिछली 5 धाराओं में पढ़ते आए हैं कि अगर कोई संक्रम किया जाता है तो नगरपालिका को आदेश किया जाएगा, नगरपालिका नहीं भुगतान करती है तो उस व्यक्ति को आदेशित किया जाएगा जिसके कंट्रोल में, जिसकी अभिरक्षा में इसकी कस्टडी है नगरपालिका फंड की। क्या इंटरेस्टिंगली और थोड़ा क्लियर कर दिया राज्य सरकार ने कि देखो ऐसा नहीं मानेंगे कि आप कोई गड़बड़ कर दें, गड़बड़ कर दें तो वापस से 321 में बोले 21 की संख्या शुभ में है तो पैसे की बात 21 में ही लिख देते हैं, 20 में कार्य लिख दिए। समझ में आ गई ना बात। तो देखो, यदि कोई नगरपालिका राज्य सरकार को दे किसी रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करे, राज्य सरकार को डर तो है ना कि पता नहीं पैसे देंगे कि नहीं, तो इन्होंने और इसको क्लियर करके लिखा है। तो राज्य सरकार नगरपालिका निधि के अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को ऐसी निधि के किसी अन्य प्रभार के संदाय पर पूर्वोक्ति देते हुए उसका संदाय करने का निर्देश दे सकती है। ऐसा व्यक्ति नगरपालिका की जमा निधि की सीमा तक ऐसे आदेश का पालन करने के लिए आबद्ध होगा। भाई और सारे कामों पर प्राथमिकता देते हुए पहले हमारा भुगतान करो। राज्य सरकार ने स्पष्ट लिखा हुआ है 321 में। डर तो राज्य सरकार को भी है, नगरपालिकाएं भुगतान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे वो, तो इस वापस से 321 लिख दिया। तो ये वापस भुगतान की बात है। 21 में भी वैसे 21, 51, 101 शुभ होते हैं पैसे के लिए, तो भुगतान की बात है। और भुगतान के लिए कौन लायबल रहेगा यहाँ पे, जो इंचार्ज है निधि का अभिरक्षक है, फंड का अभिरक्षक, फंड कस्टोडियन जो है अभिरक्षक, उसको आदेश दिया जाएगा। कोई खास नहीं है, परीक्षा में वापस से नहीं पूछा जाएगा, छोड़ के मिलान करवाने वाली धारा। 322 देखो, 322 पहले पढ़ा था, कब याद आ रहा है, जब धारा 33 हमने पढ़ी थी कि अगर कोर्ट 33 ही बुला दे, समस्त या 2/3 सदस्यों का निर्वाचन अवैध होने की स्थिति में क्या किया जाएगा, ऐसा था ना, वो यहां भी है। तो देखिए, क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचित सदस्य होने की दशा में नगरपालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति। देखिए आराम से पढ़ते हैं। 322 को ऐसे याद करवाया था। एक तो इसका संबंध जो है वो है 33 से। 33 में भी लिखा होता कि अगर 2/3, तो ये दो पहले ले आओ, तो 2/3 सदस्य अगर अवैध घोषित हो जाते हैं तो नगरपालिका को विघटित कर दिया जाएगा। हमने पहले पढ़ रखा है, क्लियर, समझे। यदि किसी समय राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि कोई नगरपालिका इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन या किसी अन्य विधि द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है, काम नहीं कर पा रही है नगरपालिका, या उसका पालन करने में बार बार व्यतिक्रम करती है, तो अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करती है, तो राज्य सरकार ऐसे करने के कारण बताते हुए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा घोषणा कर सकती है ऐसी नगरपालिका अक्षम या व्यतिक्रमी है, काम नहीं कर रही है ऐसी नगरपालिका, या यथास्थिति उसने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है और विघटन के आदेश में निर्दिष्ट तारीख से ऐसी नगरपालिका को विघटित कर सकता है। देखो कौन कर सकता है बताओ, राज्य सरकार। किस आधार पर उसने कार्य का क्या किया है, व्यतिक्रम किया है, तो विघटन कार्य करने की क्षमता ही नहीं है, तो विघटन कौन कर सकता है, राज्य सरकार। एक बात तो हुई, आधार क्या है विघटन का, यहाँ पे इसमें आधार क्या लिखा हुआ है, व्यतिक्रम, कार्य व्यतिक्रम। ये कार्य कर ही नहीं रही है नगरपालिका, तो क्या क्या करना है नगरपालिका का,
ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है परंतु इस उपधारा के दिन कोई भी कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि नगर पालिका को अपने